तो फॉसिल्स या जीवाश्म होते क्या हैं, उसका डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों जो कि पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं जीवाश्म। ये किस प्रकार का होता है वो हम आगे देखेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं कि पैलियोंटोलॉजी क्या होता है। जीवाश्म की साइंटिफिक स्टडी को हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं, मतलब द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। इस प्रकार से हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। अब देखेंगे कि वो किस प्रकार करते हैं, तो उसको हम कहते हैं जीवाश्म डेटिंग या फॉसिल्स डेटिंग। अब वो कैसे होता है, वह दो तरीके से होता है, रिलेटिव डेटिंग और एब्सोल्यूट डेटिंग। अब पहले हम देखते हैं कि रिलेटिव डेटिंग क्या है। रिलेटिव डेटिंग वह प्रक्रिया है जो पाए गए जीवाश्म को उसी समय के मौजूद किसी और जीवाश्म से या पाए गए अन्य पदार्थ से रिलेट करा जाता है, उसका टाइम और उसका पाए जाने का समय, जिससे कि वह उस काल को हम जान पाते हैं, उसे हम रिलेटिव डेटिंग कहते हैं। परंतु यह जो होता है वह थोड़ा कम पावरफुल होता है। उसकी जगह पे अब आता है ऑब्सोल्यूट डेटिंग। ऑब्सोल्यूट डेटिंग क्या होता है? ऑब्सोल्यूट डेटिंग वह है जिसको कि हम जीवाश्म के, हम जानते हैं कि हम सारे लोग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हुए हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिसइंटीग्रेशन होने के प्रोसेस से जो भी कुछ बच गया हम में, उससे जो डेटिंग की जाती है उसे ऑब्सोल्यूट डेटिंग कहते हैं। इसका एक उदाहरण है C14 डेटिंग, कार्बन 14 डेटिंग। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे कि हमारा शरीर और सभी जीवों का शरीर बना है, वह किस प्रकार और कितना डिसइंटीग्रेट हुआ है उससे हम जीवाश्म की उम्र का पता लगाते हैं। तो ये सारे हम जो है वह जीवाश्म डेटिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि आखिर ये फॉसिल्स होते क्या हैं और कैसे बनते हैं। तो ये हम देखते हैं एक फॉसिल्स का एग्जाम्पल। ये पत्ती है, जब ये सूख गई और इसने अपना छाप जो है वह चट्टानों की परत पर दिया और इस प्रकार से यह इस पत्ती का फॉसिल्स के रूप में निर्माण हो गया। अब मान लीजिए कि यह एक समुद्र है और यह उसकी तलहटी में एक शंख जो है वो मौजूद है। अब यहीं पर अब दूसरा भी एक शंख जो कि मृत है और यहाँ पर आया और वहाँ पे रुक गया। अब इसके बाद जब समय के अनुसार जब उस पे हमने देखा कि परत दर परत उस पे जमाव होते गया मिट्टियों का या बालू का, तो वो किस प्रकार हुआ। तो इस प्रकार से वह मिट्टियों का बहाव कुछ समय के लिए हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे कोई एक और जीव आके और वहीं पर उसकी भी मृत्यु हुई, तो वह भी वहीं पर रह गया। उसके बाद फिर कुछ समय बीता और चट्टानों और बालुओं का जो संग्रह है वहीं पर होता चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे एक और जीव जो कि कोई सा भी जानवर था, किसी प्रकार से समुद्र के पास चला गया और वह मृत हो गया और उसकी तलहटी में जाके वह जम गया। और उसके बाद फिर साल दर साल क्या होते चला गया कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बालू के अंदर जमती चली गई। ये प्रक्रिया जो है फॉसिल निर्माण की एक प्रक्रिया है, जिस प्रकार हम जान पाते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल्स एक ही स्थान पर मिलते हैं, जिनसे कि उनकी उम्र का पता चलता है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि समुद्र की तलहटी में एक शंख था और एक जीव आके वहीं मृत हो गया। उसके बाद उसके ऊपर एक लेयर जम गई बालुओं की। उसके बाद फिर एक वहाँ पे कोई जानवर आके मरा और उसके ऊपर भी फिर बालू साल दर साल जमते चला गया।
फिर एक प्रजाति वहाँ पे और आके जानवर की मरी और उसके भी हड्डियों का अवशेष वहाँ रहा और वहाँ पर वो धीरे धीरे परत के अंदर वो जमता चला गया। उसके बाद अब देखिए कि कुछ पौधे भी आकर वहीं पर हो रह गए और वो भी उसी लेयर में एक अलग लेयर बनाना शुरू कर दिया। अब इसमें क्या हुआ, एक और लेयर जो है वो फॉर्मेशन हो गया। अब जब इस तरीके से सारा लेयर फॉर्मेशन हो गया तो ये सारे कुछ तो धरती के अंदर जाके छिप गए, लेकिन किसी कारणवश भूकंप आया और यह जगह जो है वो हिला और हिलने के कारण क्या हुआ कि हमें सब नज़र आया कि इसके अंदर क्या क्या है। अब हम देखते हैं कि कैसे फॉसिल्स की रीडिंग होती है। जो हमने बात की थी कार्बन डेटिंग की, तो लेयर से हम कैसे जानेंगे, कार्बन डेटिंग के द्वारा तो जान सकते हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि धरती की परत के अंदर से हम कैसे एक छोटा अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा जीव पहले हुआ और कौन सा बाद में। अब जब भूकंप आया तो हमने देखा कि सबसे पहले ऊपरी परत में हमें ये पौधा मिला, एक पौधे का फॉसिल्स मिला, तो ये हमने मान लिया कि ये हमारा सबसे नए जनरेशन का था। उसके बाद हमने देखा कि हमें एक हड्डियों का ढांचा मिला, तो ये उसके थोड़े पहले जनरेशन का होगा क्योंकि ये उसकी निचली परत में मिला। उसके बाद हमने देखा कि ये हमें किसी जानवर के पैरों का छाप मिला जो कि हड्डियों की संरचना से निचली सतह में था। इसका मतलब कि हड्डियों की संरचना के बाद हमें ये पैरों का छाप मिला, ये उससे भी थोड़ा पुराना है। और सबसे अंत में हमने देखा कि हमें वह शंख मिला जो कि सबसे निचली सतह में जमा हुआ था। अब ये जो है वह इससे भी निचली सतह में था, यानी इससे भी पुराना था। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्या इवोल्यूशनरी रिलेशन है टाइमिंग का इन सारे फॉसिल्स में। तो यह एक ऐसा तरीका हुआ जिससे कि फॉसिल्स का निर्माण हुआ और भूकंप की प्रक्रिया के कारण हमारे नज़र में आया। तो ये प्रक्रिया जो है फॉसिल निर्माण की एक प्रक्रिया है, जिस प्रकार हम जान पाते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल्स एक ही स्थान पर मिलते हैं, जिनसे कि उनकी उम्र का पता चलता है। तो इसके आगे अब हम देखते हैं कि एवोल्यूशन बाय स्टेजेस कैसे होते हैं। क्या वह ऑर्गन्स जो पहले सिंपल हुआ करते थे और अब कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल तरीके के होते हैं, क्या उनका अपना आधार खत्म हो जाता है? तो नहीं। प्लेनेरिया का एग्जाम्पल ले लीजिए। प्लेनेरिया क्या है, एक फ्लैट कृमि है। उसकी आँखों की जो संरचना होती है वो बहुत ही सिंपल, बिल्कुल एक आई स्पॉट की जैसा एक पॉइंट होता है उसकी आँख का, जो कि लाइट को डिटेक्ट करता है। लेकिन हमारी आँखें कैसी हैं? हमारी आँखें बहुत ही जटिल संरचना के द्वारा बनी हुई है। तो क्रमिक में जब ऐसा हुआ कि वह आँख की संरचना धीरे धीरे बढ़कर इस तरीके की जटिल संरचना में तब्दील हुई, तब भी उसका काम वही था और पहले भी वही था, तो उसकी सिर्फ संरचना बदली। इसी प्रकार से अगर पंखों का हम उदाहरण लेते हैं तो डायनासोर जब थे उनके पंख होते थे, मगर उस वक्त वो पंख उनको ठंड से बचाने में ज़्यादा काम आते थे, ना कि वो उड़ने में उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब के पंखों का उपयोग तो ज़्यादातर उड़ने के लिए किया जा रहा है। तो अपने सामने के एनवायरनमेंट को देख के जो चेंजेस हुए हमारे ऑर्गन्स में, उन सभी को ही हम इवोल्यूशन के स्टेजेस के द्वारा पढ़ेंगे, ना कि उन्हें हम ये कहेंगे कि वह दूसरा ऑर्गन था और यह दूसरा ऑर्गन है। अब इसके आगे हम चर्चा करते हैं कि हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, आखिर मानव की प्रजाति कहाँ उत्पन्न हुई और कैसे उत्पन्न हुई। तो जब हमने देखा कि प्लेनेरिया की आँख और पक्षियों का पंख, इन दोनों से हमने क्या देखा कि हमें पक्षियों के पंख और डायनासोर के पंख में कुछ रिलेशन मिला। वह रिलेशन क्या था कि कहीं ना कहीं पक्षियाँ जो हैं वह रेप्टाइल से ही निकल कर आई हैं। तो यह उनका इवोल्यूशनरी रिलेशन बताता है कि पंख कैसे डायनासोर से होते हुए अभी पक्षियों तक पहुँचे। और इसी प्रकार यह तो नेचुरल सिलेक्शन द्वारा हो गया।
अब इसके बाद आता है कि क्या आर्टिफिशियली आज भी हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि इवोल्यूशनरी रिलेशन बता सकता है? तो हाँ, इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है जंगली गोभी या वाइल्ड कैबेज। आइए उसके उदाहरण से हम समझते हैं कि ये कैसे इवोल्यूशनरी रिलेशन बताता है।